सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम बात करेंगे आपकी जो टेस्ट सीरीज 1.0 न्यू जो हमारी 26 अक्टूबर से शुरू हुई थी, उसी कड़ी के अंतर्गत हम आज टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। इस सॉल्यूशन के अंदर हम इससे पूर्व में केमिस्ट्री और फिजिक्स का सॉल्यूशन देख चुके हैं और उसी कड़ी के अंदर हम बात करेंगे बायोलॉजी के जो 45 प्रश्न है उनका सॉल्यूशन, किस प्रकार के प्रश्न हैं। आज हमारा जो टॉपिक था वो था प्लांट फैमिली। प्लांट फैमिली का मतलब है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसके अंतर्गत इनफ्लोरोसेंस और प्लांट फैमिली आपका पूरा कंप्लीट था, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर प्लांट फैमिली कंप्लीट, उसको हम देखेंगे। बीएससी का टॉपिक्स है और लगभग यहाँ से 1 से 2 प्रश्न एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। 3 तक भी प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन मिनिमम 2 प्रश्न यहाँ से आपके 100% एग्जाम में आएंगे और ऐसे प्रश्नों का संग्रह है जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है और लगभग यहाँ से प्रश्न आता है। प्रश्न का जो यहाँ का प्रकार है वो ज़्यादातर प्रश्न क्या है कि आपके जो सामान्य पुष्प के लक्षण है, जैसे हम बात करें पुष्पों का आसंजन है, पुष्पों का सहसंजन है, दल विन्यास है, प्लेसेंटेशन है, इस प्रकार के प्रश्न जो कॉमन प्रश्न है। फल है, फ्रूट किस प्रकार का है, पुष्प किस प्रकार का है, ससिमाक्सी है, एसिमाक्सी है, और आपका पुष्पक्रम इनफ्लोरोसेंस के जो प्रकार हैं वो यहाँ से ही ज़्यादातर प्रश्न आपका पूछा जाता है। उसके बाद यदि फैमिली से कोई प्रश्न पूछता है तो वो पुष्प के जो लक्षण हैं, जिसमें हम ज़्यादातर जो पुंकेसर है, जायांग है, कैलिक्स है, कोरुएला है, वो किस प्रकार के हैं और उनमें पुष्प सूत्र क्या है, लगभग यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन सामान्य रूप से ज़्यादातर कॉमन प्रश्न यही आता है कि इनफ्लोरोसेंस और पुष्प या फ्लावर की जो संरचना है, जो मैंने आपको बता दिया कि कॉमन हम जब पहले लक्षण पढ़ते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर, वो सब के अंदर कॉमन है। जैसे मैंने बताया पुष्पों का आसंजन, अभी सभी फैमिली का हमें ध्यान रखना है। प्लेसेंटेशन है, दल विन्यास, पुष्प दल विन्यास, या जो मैंने बताया पुष्पों का आसंजन ससंजन, किस प्रकार के एक संगी पुष्प है, द्विसंगी है, इस प्रकार के कॉमन सवाल आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो उनको आपको पहले से फ्लावर की जो स्ट्रक्चर अब जब हम पढ़ते हैं तो वो आपके पहले से क्लियर हो जाने चाहिए, सामान्य जो सवाल। हम शुरू करते हैं आज का जो पेपर है। ये आपको सारा पेपर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मिलेगा। आपको ये इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है और यदि आप ऑनलाइन इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाह रहे हैं तो आपको हमारी जो एप्लीकेशन है एग्ज़ाम हेल्प सूरतगढ़, उसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाके। और यदि आप ऑफलाइन देना चाह रहे हैं तो राजस्थान के विभिन्न केंद्रों पर ये हमारा ऑफलाइन भी है। चाहे आप बात करें जयपुर की, सीकर की, अन्य सभी ज़िलों के अंदर हम इसको ऑफलाइन आयोजित करवा रहे हैं। अब हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्न में से एस्ट्रेसिकूल देखो दो नाम भी बड़े ध्यान रखने हैं। आप जैसे कंपोजिटी की बात करेंगे तो फेबेसी कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कंपोजिटी, या कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कंपोजिटी आई, कंपोजिटी, तो इसका एक नाम क्या है, एस्टेरेसी भी है। अब जैसे क्या आता है फेबेसी, फेबेसी का एक नाम क्या है, लेग्यूमिनेसी भी है, लेग्यूमिनेसी है। इसी तरह ग्रेमिनी आता है तो इसका नाम एक क्या है, पोएसी भी है। तो ये नाम भी आपको हमेशा क्या रखने हैं, इनके दूसरे नाम भी ध्यान में रखने हैं। ये तो इनको आप दो नाम आपको विशेष तौर से ध्यान रखने में, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तीनों आपके सिलेबस के अंदर है। अब हमारे जो सिलेबस के अंदर है, ज़्यादा फैमिलीज है नहीं, सिलेबस से बाहर आपको नहीं पढ़ना। 3 हमारी ये फैमिली है, यूफोर्बिएसी और कॉन्वोलुकेसी है, तो ये 3 4 5 फैमिली हमारी है। इसके अलावा सोलेनेसी और मालवेसी, ये 7 फैमिली हमारी कुल मिलाकर सिलेबस के अंदर है। इससे संबंधित ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उनको ही आपको याद करना है। अब कई बार जैसे प्रश्न आया था पिछली बार, फल से, फ्रूट से प्रश्न आ गया, तो हमारे सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन फैमिलीज हमारे सिलेबस में दे रखे, तो उन सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। निम्न में से एस्ट्रेसिकूल से संबंधित है। एस्ट्रेसिकूल से संबंधित का मतलब है कि कौन सा लक्षण है जो एस्ट्रेसिकूल से संबंधित है। तो आप क्या रखोगे, जैसे इनमें फल, एस्ट्रेसी या कंपोजिटिकूल है, उनके जो फल का प्रकार होता है वो क्या होता है, सिप्सेला होता है। तो ये कथन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है सिनजिनेसियस पुष्प। सिनजिनेसियस पुष्प का मतलब है
अब सिंजिनेसियस आपका पुष्प जो है, हम पुष्पों का जब ससंजन पढ़ते हैं, पुष्पों का जब सहसंजन पढ़ते हैं, उस दशा के अंदर हम ऐसा एक क्लासिफिकेशन देखते हैं जिसके अंदर संघीयता आता है, संघीयता डेल्फी। अब इसके आधार पर एक संगी, बहुसंगी, द्विसंगी प्रकार के हम पुष्प देखते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ दूसरा जो प्रकार है, पहला हमारा गुण क्या है, संघीयता का है, इसमें दूसरा जो प्रकार हमारा होता है वो होता है क्या, सहपुमंगी, जिसको हम सेंड्रस बोलते हैं, सेंड्रस, सहपुमंगी, सिंड्रस, सिंड्रस स्थिति हो गई है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिंजिनेसियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका युक्ताकोसी पुंकेसर। क्या बोलते हैं, युक्ताकोसी पुंकेसर। युक्ताकोसी पुंकेसर का मतलब होता है सिंजिनेसियस। ये जो स्थिति है वो किस में पाई जाती है, ये आपकी सिंजिनेसियस स्थिति पुंकेसर की जो है किस में पाई जाती है, एस्ट्रेसी कुल के अंतर्गत पाई जाती है। इसका अर्थ होता है कि पराग कोष आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें क्या है कि जो सभी पराग कोष होते हैं वो एक गुच्छे के रूप में होते हैं, सभी पराग कोष आपस में जुड़ जाते हैं, सभी पराग कोष आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, सिनजिनेसियस स्थिति कहते हैं या युक्ताकोसी पुंकेसर आपका कहते हैं। ये संबंधित किससे है, जब क्या होता है, पुष्पों का सहसंजन होता है। ठीक है, तो दोनों कथन आपके सही है। तीसरा कथन है जायांग। जायांग आपका त्रिअंडपी या एक अंडपी होता है। यह स्थिति आपकी क्या है, गलत है। यहाँ जो जायांग है वो त्रिअंडपी या एक अंडपी नहीं होता है। कई बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, तो आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे जायांग के बारे में। अब जायांग अलग अलग कुल के अंदर क्या है, अलग अलग है, किसी में एक अंडपी है, किसी में द्विअंडपी है, किसी में त्रिअंडपी है, किसी में बहुअंडपी है। तो यहाँ हम बात करें एस्ट्रेसी कुल के अंदर जो आपका जो जायांग होता है वो क्या होता है, आपका द्विअंडपी होता है। ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी। तो यहाँ क्या होता है, जायांग आपका द्विअंडपी होता है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, त्रिअंडपी दे रखा है। तो ये कथन भी आपका क्या है, गलत है। बीजांड न्यास आपका क्या होता है, आधारीय होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसल बोलते हैं। प्लेसेंटल, प्लेसेंटल जो कंडीशंस मैंने आपको बताया सबका आपको ध्यान में रखना है, चाहे आपका कॉन्वोलुकेसी का हो, चाहे आपका ग्रेमिनी का हो, चाहे एस्ट्रेसी का हो। बेसल आपका इसके अलावा जो ग्रेमिनी कूल है उसका भी क्या होता है, बेसल होता है। कॉन्वोलुकेसी जो कूल है उसका भी क्या होता है, बेसल्स होता है शायद। तो ये तीनों कथन, दोनों तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना ही है, ग्रेमिनी और एस्ट्रेसी का बेसल होता है या आधारीय होता है। तो 1, 2 और 4 कथन आपका यहाँ क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन इसके संबंध में गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एस्ट्रेसी कुल अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ से बड़े प्रश्न आते हैं, कई बार एग्जाम में मैंने देखा है एस्ट्रेसी कुल से और ग्रेमिनी कुल से 100% प्रश्न आते हैं। असत्यकूट का चयन करना है आपको, इसमें से असत्यकूट का आपको चयन करना है। कौन सा कथन आपका गलत है, इन्होंने यहां दे दिया फैमिलीज और यहां क्या दे दिया, बीजांड न्यास, जिसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन किस प्रकार का है, बीजांड न्यास किस प्रकार का है। तो प्रश्न में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बीजांड न्यास सबके याद रखना है। जैसे इन्होंने पूछा U4BSc जो आपके सिलेबस में कूल है उसका जो बीजांड न्यास होता है वो किस प्रकार का होता है, अक्षीय होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद उन्होंने बताया कॉन्वोलुएसी में ये भी क्या होता है, एक्साइल होता है, अक्षीय होता है, बिल्कुल सही है। कॉन्वोलुएसी में, U4BSc में दोनों में अक्षीय बीजांड न्यास होता है। फेबेसी या लेग्यूमिनेसी में क्या होता है, भित्तीय होता है या पेराइटल होता है, ये बात भी सही है। लेकिन पोएसी के अंदर मुक्त केंद्रीय नहीं होता, क्या होता है, आधारीय होता है, बेसल होता है, क्या होता है, आधारीय होता है। ये कथन क्या है आपका, गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये जब हम पुष्प के सामान्य लक्षण पढ़ते हैं तो हम पहले ये चीज पढ़ लेते हैं कि बीजांड न्यास, तो आप एक साथ पहले से याद कर लें इनको। अब पुष्पों का सहसंजन है, असंजन है, बीजांड न्यास है, या आपको जो विशेष कंडीशंस है पुष्प की, जैसे हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, अंडाशय की स्थिति के आधार पर, जायांग की स्थिति के आधार पर, उनको आप एक साथ याद कर लें पहले, ताकि आपको फैमिली के अंदर समस्या नहीं आएगी। उत्तर नंबर 4 आपका क्या है, राइट है। पोएसी कुल के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। पोएसी का मतलब है ग्रेमिनी कुल, जो एक बीजपत्री पादप है, चाहे आपका जौ हो, गेहूं हो, घास कुल हो, घास जो है वो सारे किस में आते हैं, आपके पोएसी कुल के अंतर्गत आते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रश्न पूछा पुष्प सूत्र, पुष्प सूत्र इनका ब्रैक्टिएट, P2 परिदल के बारे में है, एंड्रोशियम, गाइनोसियम, ये आपके क्या जीवन एक अंडपी होते हैं, या
3 हो सकते हैं। 3 है, ये स्थिति भी ठीक है। P2 है, ब्रैकेट है, बिल्कुल सही है। आपका जो पुष्प सूत्र है वो बिल्कुल राइट है, इंपॉर्टेंट पुष्प सूत्र है, प्रश्न आ सकता है एग्जाम के अंदर। इसके बाद इनमें 2 परिदल पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अंडाशय उधरवर्ती होता है, अंडाशय क्या होता है, सुपीरियर होता है। अब अंडाशय की स्थिति सुपीरियर कब होती है, जब हम पढ़ते हैं आपका एपिगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस, जब हम पढ़ते हैं कंडीशंस विशेष, जिसके अंतर्गत अंडाशय क्या होता है, अलग अलग कंडीशन के अंदर कहीं सुपीरियर, कहीं हाफ इन्फीरियर, कहाँ इन्फीरियर, ऐसी कंडीशन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ आगे हम इसमें देखेंगे ऐसी कंडीशन जब आपके जो स्थिति है अंडाशय की, अलग अलग स्थिति में अलग अलग डिपेंड करता है ये। तो यहाँ आपका अंडाशय क्या होगा, सुपीरियर स्थिति में। आगे हम इसको, और आगे प्रश्न में भी दे रखा है, वहाँ हम इसको विस्तार से देखेंगे। फल, अब फल यहाँ पोएसी के अंदर आपको पता है लोमेंटम नहीं होता है, कैरियोप्सिस प्रकार का फल पाया जाता है, कैरियोप्सिस प्रकार का फल पाया जाता है। ठीक है, तो ये कथन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, असत्यकूट का चयन कीजिए। मूंगफली एरेकिस हाइपोजिया के अंदर, मूंगफली किस में पाई जाती है, एरेकिस हाइपोजिया मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद मुलेठी है, ग्लाइसराइजा ग्लेब्रा है, नील इंडिगोफोरा टिंक्टोरिया है, सोयाबीन ब्यूटिया मोनास्पोरा है। तो यहाँ दे रखा है कि कुछ महत्वपूर्ण पादपों के नाम दे रखे हैं, आपकी फैमिली से संबंधित है, जो आपके सिलेबस में है, और उनका वैज्ञानिक नाम पूछा हुआ है। जैसे मूंगफली आप सबको पता है किस में आती है, एरेकिस हाइपोजिया इसका वैज्ञानिक नाम है, बिल्कुल सही है। मुलेठी औषधीय महत्व का पादप है, ग्लाइसरीजा ग्लेब्रा, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेग्यूमिनेसी कुल के पादप है। नील इंडिगोफोरा टिंक्टोरिया, ये भी बिल्कुल सही है। सोयाबीन, सोयाबीन का ब्यूटिया मोनोस्पोरा नहीं होता है, ये होता है ग्लाइसिन मैक्स, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ग्लाइसिन मैक्स। तो ये क्या होता है, आपका सोयाबीन होता है। तो ये कथन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। उत्तर नंबर 4 आपका फिर हो गया गलत कथन हो गया, असत्यकूट है। तो उत्तर नंबर 4 आपका क्या है, असत्यकूट है। इसलिए यहाँ हम क्या लेंगे, ब्यूटिया मोनोस्पोरा लेके क्या लेंगे, ग्लाइसिन मैक्स लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, सोलेनेसी कुल के पुष्प लक्षणों के बारे में गलत कथन का चयन करें। सोलेनेसी कुल के जो पुष्प हैं उनमें विशेष लक्षण पुष्पों के हैं, उनके संबंध में आपको गलत कथन का चयन यहाँ करना है। अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में सोलेनेसी से प्रश्न भी आते हैं, तो आप क्या बताएंगे, गलत कथन का चयन आपको करना है। तो यहाँ जो पुष्प है वो चतुर्थई दे रखे हैं, पुष्प की जो स्थिति है वो क्या होती है, चतुर्थई। यहाँ पुष्प की स्थिति चतुर्थई न होकर क्या होती है, पंचतई होती है। पंच, जब अपने इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हमें A5 C5 ऐसी स्थिति दिखाई देती है। इसका मतलब ये क्या है, पुष्प सारे पंचतई है। तो ये कथन आपका क्या हो गया, बिल्कुल गलत। अब पुंकेसर अंतर्मुखी या बहिर्मुखी, तो कई जगह अंतर्मुखी दे रखा है, कई जगह बहिर्मुखी दे रखा है। तो इसको, हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ क्या माना है, इसको भी क्या है, गलत माना है। हालांकि लगभग बुक के अंदर इसको अंतर्मुखी ही दे रखा है, इंट्रोस ही दे रखा है। अंतर्मुखी मतलब पुंकेसर अंदर की ओर झुके रहते हैं, इंट्रोस, और पुंकेसर यदि बाहर की झुके रहो उन्हें एक्सट्रोस या बाह्यमुखी कहते हैं। तो ये कथन मैंने गलत माना, लेकिन कई जगह सही भी है। तो आप इसमें ज़्यादा सही मानना चाहें तो केवल एक कथन गलत हो सकता है, लेकिन दूसरा कथन भी कई बुकों में है जो गलत है। तो मैंने इसका जो उत्तर माना है वो माना 1 और 2, पहला और दूसरा कथन क्या है, पूर्ण रूप से गलत है। अब जायांग इनके क्या होंगे, द्विअंडपी होंगे, और युक्ता अंडपी मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सिनकार्पस स्थिति बोलते हैं। जायांग यदि एक दूसरे से जुड़े हो तो उनको क्या बोलते हैं, युक्ता अंडपी या द्विअंडपी का अर्थ, हमने दोनों प्रकार के जायांग देख लिए। यदि जायांग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और यहाँ जायांग जहाँ दूसरे से सेम जुड़े होते हैं, यदि जुड़े हों एक दूसरे से तो उसको हम क्या बोलते हैं, युक्तांडपी बोलते हैं। और जहाँ नहीं जुड़े हों ऐसी स्थिति आपकी वियुक्तांडपी कहलाती है। यदि पृथक हो तो वियुक्ता अंडपी, वियुक्ता अंडपी, और यदि जुड़े हों तो उनको बोलते हैं युक्ता अंडपी या सिनकार्पस स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनकार्पस।
तो यहाँ इनकी स्थिति क्या होती है, सिन कार्पस होती है। बीजांडन्यास आपका यहाँ भी क्या होगा, भित्तीय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, भित्तीय या पेराइटल पाया जाता है। तो यहाँ तीसरा और चौथा कथन क्या है, सही है। पहला और दूसरा कथन क्या है आपका, गलत है। इसलिए उत्तर नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, असुमेलित का चयन करें। यहां भी असुमेलित दे रखा है, जिसका मतलब फल आपका फ्रूट, और इधर दे रखा है कुल या फैमिली। फल क्या होगा, सिलिकुला फल। जो सिलिकुला फल है, कैप्सूल फल है, सिपसेला फल है, ये कैप्सूल वापस है। तो ये आपके केवल फल के प्रकार देखे, जो कि आपके पेपर के अंदर हमने सही भी करा दिया था। इसमें फली 2 नंबर जो ऑप्शन था उसमें फली या लेग्यूम था, फली या लेग्यूम, फली या क्या था, लेग्यूम था। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको फली या लेग्यूम मानते हुए करना है। ये आपका क्या होगा, कैप्सूल नाम मानकर क्या होगा, फली या लेग्यूम होगा। यदि नहीं किया है तो आप सही कर ले, ऑनलाइन के अंदर शायद सही हो गया था, ऑफलाइन में हो सकता है एक आधे को ये मिस्टेक दिखी। तो सिलिकुला जो फल है वो क्या होता है आपका, सोलेनेसी कुल का होता है। असुमेलित का यहाँ चयन करना है। बिल्कुल पहला जो कथन है वो असुमेलित है आपका। सिलिकुला फल आपका किस में पाया जाता है, सोलेनेसी में नहीं पाया जाता। ये आपका सोलेनेसी कुल से संबंधित नहीं है। दूसरा है फली या लेग्यूम, फेबेसी कुल से है, जिसको हम लेग्यूम बोल सकते हैं या फली बोल सकते हैं, पोड बोल सकते हैं। आपका किससे संबंधित है, फेबेसी से। सिपसेला जो फल है वो आपका किससे संबंधित है, कंपोजिटी कुल से। और कैप्सूल जो फल है वो आपका किससे संबंधित है, कोनवोलुएसी कुल से संबंधित है। तो ये सारे कथन आपके सही हो गए। 1 नंबर ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न, औषधीय महत्व के पादप व उससे संबंधित कुलों के संबंध में गलत कूट का चयन आपको करना है। यहां दिए गए पादप किसके हैं, औषधीय महत्व के हैं, और उससे संबंधित कुलों के संबंध में गलत कूट का चयन आपको करना है। तो यहां अलग अलग चीज दे रखी है आपको, एक मिनट, आगे देखो। आगे हम देख रहे थे औषधीय महत्व के पादप व उससे संबंधित कुलों के संबंध में गलत कूट। यहाँ औषधीय महत्व के पादप दे रखे हैं और उसके सामने कुल का नाम दे रखा है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यहाँ बहुत ज्यादा कोई प्रश्नों का लेवल नहीं रहता। ज्यादातर औषधीय महत्व के पादप और उनके कुल के बारे में पूछ लिया जाता है, या उनका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है। जैसे विथेनिया सोमनीफेरम किस कुल से संबंधित है, पेपेवर सोमनीफेरम किस कुल, जो औषधीय महत्व में ज्यादातर यूज है। जैसे शंखपुष्प भी औषधीय महत्व से संबंधित है। इनका कुल कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम, जैसे शंखपुष्पी, शंखपुष्पी एक औषधीय महत्व का पादप है जो कोनवोलुएसी कुल से संबंधित है। कोनवोलुएसी कुल हमारे सिलेबस में, इसमें बहुत ज्यादा कोई औषधीय महत्व के पादप नहीं है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शंखपुष्पी, एक लाइनर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि शंखपुष्पी जो पादप है वो किस कुल से संबंधित है, तो वो है आपका कोनवोलुएसी कुल से। भृंगराज, जिसको इक्लेप्टा एल्बा बोलते हैं, इक्लेप्टा एल्बा इसका वैज्ञानिक नाम है भृंगराज, जो कि औषधीय महत्व से संबंधित आपका पादप है। और किस में है, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल से संबंधित है। बिल्कुल सही है दोनों कथन। तीसरा है रतनजोत, जिसका बायोडीजल के रूप में अपने काम में लेते हैं, बायोडीजल प्लांट है रतनजोत। ये भी क्या है आपका, U4BAC कुल का पादप है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है मुलेठी, मुलेठी भी अपने आप में औषधीय महत्व का पादप है और औषधि के रूप में इसका काम में हम लेते हैं सामान्य जीवन के अंदर भी मुलेठी। और ये आपका किससे संबंध, कफ सिरप के रूप में या कफ खांसी वगैरह के दौरान अपने मुलेठी की जो छाल है वो यूज में लेते हैं। तो ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका मालवेसी से संबंधित नहीं होगी, किससे, फेबेसी से संबंधित है। फेबेसी या लेग्यूमिनेसी, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी, फेबेसी या किस में आएगा, लेग्यूमिनेसी में आएगा।
फेबेसी होगा या लेग्यूमिनेसी होगा? कौन? मुलेठी। तो मुलेठी यहाँ क्या दे रखा है आपका? मालवेसी में दे रखा है, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। उत्तर नंबर 1, 2, 3 आपके सही है। इन्होंने पूछा है गलत कथन के बारे में, तो चौथा कथन आपका क्या है? गलत है। तो ऐसे चीज़ें कई बार एग्जाम में आ जाती हैं। तो आप जब भी स्कूल फैमिली को पढ़ें, फैमिली अकाउंट्स को पढ़ें, तो उसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। पुशअप के सामान्य लक्षणों की जानकारी, उसका जो फॉर्मूला है उसकी जानकारी, और आपको औषधीय महत्व या आर्थिक महत्व में कोई महत्वपूर्ण चीज इससे प्राप्त हो रही है तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे अपने आगे गाजर घास, कांग्रेस घास, ये कुल के बारे में हमेशा एग्जाम में प्रश्न आता है, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, साइंथियम पुष्पक्रम में, साइथियम जो पुष्पक्रम दे रखा है, साइथियम जो पुष्पक्रम है वो एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम। अपने पुष्पक्रम एसिमाक्सी, सैसिमाक्सी, मिश्रित और विशेष प्रकार के 4 ही प्रकार के पुष्पक्रम हमारे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत हम पहले पढ़ते हैं एसिमाक्सी। क्या पढ़ते हैं? एसिमाक्सी, एसिमाक्सी पुष्पक्रम। दूसरा हमारा पढ़ते हैं सैसिमाक्सी पुष्पक्रम। तीसरा हम पढ़ते हैं मिश्रित प्रकार का पुष्पक्रम, और चौथा हम पढ़ते हैं विशेष प्रकार के पुष्पक्रम। तो विशेष प्रकार का जो हमारा पुष्पक्रम है क्लासिफिकेशन के अंदर, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एसिमाक्सी और सैसिमाक्सी इंपॉर्टेंट है, और विशेष प्रकार का पुष्पक्रम भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम साइंथियम, कूट चक्करक और हाइपेथोंडियम 3 प्रकार के पुष्पक्रम पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होगा आपका हाइपेथोंडियम, हाइपेथोंडियम जो पुष्पक्रम है आपका, कूट चक्करक वर्टिसिलेस्टर जो पुष्पक्रम है वो भी इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पढ़ते हैं अपने क्या, साइथियम, साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम भी हम यहाँ पढ़ते हैं। तो ये 3 प्रकार के महत्वपूर्ण पुष्पक्रम है जो एग्जाम की इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है। तो साइथियम जो पुष्पक्रम है इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आपका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया। इसमें ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो है आपका यूफोर्बिया, या आपका पोइसेंटिया, या आपका पेडिलेंथस। एक तो आपका है पेडिलेंथस, पेडिलेंथस एक मान सकते हैं, या ज़्यादा जो फेमस है वो है यूफोर्बिया। क्या फेमस है? यूफोर्बिया। एग्जाम्पल ज़्यादातर यूफोर्बियसी कुल का पादप है यूफोर्बिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साइंथियम, यूफोर्बियसी कुल हमारे सिलेबस के अंदर भी है, तो पूछ लिया जाता है कि यूफोर्बियसी कुल में विशेष प्रकार का जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो कैसा होता है? साइंथियम होता है। और साइंथियम इंपॉर्टेंट पुष्पक्रम है। अब इसके बारे में देखो आपको कथन दे रखे हैं कि एक इसमें होगा क्या, एक नर पुष्प मादा पुष्पों द्वारा क्या रहता है? घिरा रहता है, पहला दे रखा है। एक नर तथा मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर उत्पन्न होते हैं, इसमें एक नर तथा एक मादा पुष्प होता है। एकल मादा पुष्प बहुत से परिधीय नर पुष्पों द्वारा घिरा रहता है। आपको बताया था कि साइंथियम पुष्पक्रम के अंदर एक प्यालेनुमा संरचना बनती है, जिसके मध्य में क्या पाया जाता है आपका एक जो नर का पुष्प पाया जाता है, और अनेक क्या होते हैं इसमें? नर होते हैं अनेक, मादा होता है एक। मतलब मादा जो पुष्प होगा संख्या में क्या होगा? एक होगा, और नर पुष्प होंगे संख्या में क्या होंगे? अनेक होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, 1 अनुपात अनेक। मतलब मादा पुष्प आपका संख्या में एक, वो बहुत से नर पुष्पों द्वारा क्या रहता है? घिरा रहता है। तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो गया? यहाँ राइट आंसर हो गया। तीनों कथन आपके क्या हैं? गलत हैं, इसलिए उत्तर नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ साइंथियम दे दिया, तो हाइपोथोंडियम, साइंथियम और कूट चक्रक तीनों विशेष तौर से आपको ध्यान रखने हैं। और एक आपका जो विशेष यहाँ पुष्पक्रम आता है वो आता है आपका, आप सबको पता है, एस्ट्रेसी या फेबेसी कुल का जो पुष्पक्रम है वो आता है मुंडक पुष्पक्रम, जो कि सामान्य आपका एसिमाक्सी का उदाहरण है। कई बार ऐसे भी पूछ रहते हैं, निम्न में से कौन सा एसिमाक्सी पुष्पक्रम का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा सैसिमाक्सी पुष्पक्रम का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा विशेष पुष्पक्रम का प्रकार नहीं है? तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आते हैं, इन पर विशेष रूप से फोकस आपको करना है। एक प्रश्न आज तक का रिकॉर्ड है, हर ग्रेड 2 के अंदर, हर ग्रेड 1 के अंदर एक प्रश्न पुष्पक्रम से हमेशा आया है और हमेशा आएगा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन भी आपके किससे संबंधित हैं? पुष्पक्रम से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट,
निम्न कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है, कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है, इसके बारे में आपको केवल और केवल एक बार जानकारी देनी है। तो आप सबको पता है कि पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों का जो लगने का क्रम है, पुष्पीय जो अक्ष है, पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के लगने का जो क्रम है, पुष्पों के लगने का क्रम क्या कहलाता है, पुष्प क्रम कहलाता है, इनफ्लोरोसेंस कहलाता है। इसके आधार पर इन्होंने दे रखा है कि कुछ कथन दे रखे हैं। पहला कथन है असीमाक्षी पुष्प क्रम में पुष्प ताला बिसारी क्रम में लगे रहते हैं। अब असीमाक्षी पुष्प क्रम होता क्या है, ऐसा पुष्प जो कि किस में समाप्त नहीं होता, मुख्य अक्ष सदा वृद्धि करता है तथा पुष्प में समाप्त नहीं होता। ऐसा पुष्प जिसमें पुष्प क्रम, ऐसा पुष्प जिसमें मुख्य अक्ष सदा वृद्धि करता है, सदा वृद्धि करता है, वह पुष्प में समाप्त नहीं होता, पुष्प में समाप्त नहीं होता। अर्थात इनकी जो मुख्य अक्ष है सदा क्या करती रहती है, वृद्धि करती है तथा पुष्प में समाप्त नहीं होती। और इनका जो ये विशेष क्रम है उसको हम क्या कहते हैं, अग्रभिसारी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रभिसारी क्रम, अग्रभिसारी क्रम। अग्रभिसारी क्रम का मतलब होता है एक्रोपिटल, एक्रोपिटल, एक्रोपिटल फॉर्म में ये पाए जाते हैं, एक्रोपिटल फॉर्म के अंदर ये पाए जाते हैं। तो ये पहला कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि असीमाक्षी पुष्प क्रम में पुष्प ताला बिसारी क्रम में नहीं होते। किस क्रम में होते हैं, अग्र बिसारी क्रम में होते हैं, क्योंकि इसमें पुष्प मुख्य अक्ष सदा क्या करती रहती है, वृद्धि करती रहती है। अगला है गुलाब के पौधों में पुष्प एपिगाइनस होते हैं। ये कथन भी आपका क्या है, गलत है। ये कथन भी आपका क्या है, एपिगाइनस नहीं होते, यहाँ पेरीगाइनस होते हैं। क्या होते हैं, पेरीगाइनस स्थिति पाई जाती है। एपिगाइनस न होकर मैंने आपको बताया था एपिगाइनस, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। उसके बाद इसमें अंडाशय की जो स्थिति होती है वो होती है इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर और सुपीरियर। तो ये तीनों चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। देखो 3 कंडीशन बनती है, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है तो आपको विशेष तौर से इसको ध्यान रखना है कि हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। यहां अंडाशय कैसा होगा, सुपीरियर होगा, उधरवर्ती। यहां क्या होगा, इन्फीरियर होगा, हाफ इन्फीरियर होगा, हाफ इन्फीरियर। मतलब पेरीगाइनस में क्या होगा, हाफ इन्फीरियर होगा और एपिगाइनस में होगा इन्फीरियर। तो ये कंडीशंस आपको विशेष तौर से पुष्प पत्रों का निवेशन होता है, ये इनमें अंडाशय का जो क्रम है वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जायांग की जो स्थिति है वो क्या रहती है, बदलती रहती है। जायांग की स्थिति बदलेगी उस क्रम में ये 3 प्रकार के हो जाते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपी। आगे भी हम इनको पढ़ेंगे। तो ये कथन आपका क्या है, गलत है। तीसरा है बैंगन मतलब सोनेलेसी कुल के पादपों में अंडाशय क्या होता है, सुपीरियर होता है। बिल्कुल सही कथन है। इसका मतलब कथन 1 और कथन 2 गलत है और कथन 3 क्या है आपका, सही है। तो 114 नंबर पे हम बात करें, इसका उत्तर आपका क्या होगा, 114 नंबर का जो उत्तर होगा वो आपका होगा 3 नंबर। कथन 1, कथन 2 असत्य है, कथन 3 क्या है, सत्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट, बाकी सारे गलत। तो आपको समझ में आया कि हमने असीमाक्षी, आगे हम सहसीमाक्षी भी पढ़ेंगे। अब देखो असीमाक्षी का मतलब हुआ कि ऐसा पुष्प जिसमें पुष्प क्रम मुख्य अक्ष सदा क्या करती रहती है, वृद्धि करती है। लेकिन सहसीमाक्षी इसका उल्टा होगा, यहाँ मुख्य अक्ष वृद्धि नहीं करती, पुष्प में समाप्त हो जाती है। मतलब मुख्य अक्ष का जो अंतिम सिरा है वो किसके रूप में बदल जाता है, पुष्प में बदल जाता है। लेकिन असीमाक्षी के अंदर मुख्य अक्ष का अंतिम सिरा क्या रहता है, खुला रहता है, ओपन रहता है। पुष्प के अंदर बदलता नहीं है, हमेशा वृद्धि करता रहता है। पुष्प क्या आएंगे, साइड में आएंगे। साइड की जो कलिकाएं हैं, पार्श्व जो कलिकाएं यहाँ क्या लगते हैं, पुष्प लगते हैं। मुख्य अक्ष क्या रहेगा, ओपन रहेगा, खुला रहेगा। दोनों में इतना ही अंतर है। और वहां जो पुष्प का क्रम होगा वो क्या होगा, ताला बिसारी क्रम होगा। किसमें, सहसीमाक्षी में साइमोस।
इंग्लिश टर्म जरूर याद रखें। एक तो होता है आपका रेसिमोस, रेसिमोस का मतलब होता है एसिमाक्सी, और साइमोस का मतलब होता है सैसिमाक्सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न भी हमारा पुष्प से जुड़ा हुआ है, पुष्प क्रम से। एक सैसिमाक्सी पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष हमेशा क्या रहती है? मुख्य अक्ष पुष्प के रूप में समाप्त होती है। ये देखो पहला ऑप्शन है अनियमित वृद्धि करता है। अनियमित वृद्धि तो किसके अंदर करता है? एसिमाक्सी के अंदर करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेसिमोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिमोस। आपको क्लास के अंदर ही पूरा पुष्प क्रम याद हो जाएगा। एकल पुष्प धारण करता है? नहीं करता। अनियमित वृद्धि करता है, परंतु पार्श्वीय शाखाएं क्या होती हैं? पुष्प में समाप्त हो जाती है। नहीं, पार्श्वीय शाखाएं पुष्प में समाप्त नहीं होती, मुख्य अक्ष पुष्प में समाप्त होती है। क्या? मुख्य अक्ष जो क्या होती है वो पुष्प में समाप्त हो जाती हैं। तो उत्तर नंबर आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और यहां इस प्रकार के पुष्प क्रम में क्या होगा? आपका जो क्रम होगा वो कैसा होगा? एक्रोपिटल। और हमने 2 चीजें पढ़ी थी इसके अंदर, एक तो आपका था एक्रोपिटल, एक था क्या आपका? एक तो अग्रभिसारी क्रम, और दूसरा क्या था? तालाभिसारी क्रम, बेसिपिटल। तालाभिसारी क्रम का मतलब होता है तालाभिसारी क्रम, बेसिपिटल। तो ये यहां कैसा होगा? बेसिपिटल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर नंबर 4 आपका क्या है? राइट। ग्लूम या तुष सहपत्र किसका रूपांतरण है? कई बार प्रश्न शब्दावली है एक विशेष रूप से। ग्लूम, ग्लूम क्या होते हैं? छोटे शुष्क शल्की सहपत्र होते हैं। छोटे होते हैं, शुष्क होंगे, और छोटे शुष्क और शल्की सहपत्र होते हैं। छोटे शुष्क और शल्की सहपत्र होते हैं। और किस में पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पादपों के अंदर, मुख्य रूप से गेहूं में, बाजरे में और घास में। गेहूं में, बाजरे में, घास में। गेहूं, घास, बाजरा, मतलब एक बीजपत्री पादपों में, मतलब ग्रेमिनी कुल की विशेषता हो सकती है। किस कुल की? पोएसी या ग्रेमिनी कुल। तब वो प्रश्न आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, ग्लूम्स किस में पाए जाते हैं? ग्रेमिनी कुल में। ग्लूम किस में पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पादपों के अंदर। ग्लूम्स होते क्या है? ये होते हैं छोटे शुष्क शल्की सहपत्र। तो प्रश्न में पूछा है ग्लूम किसका रूपांतरण है, तो आप उत्तर दोगे सहपत्रों का रूपांतरण है। ग्लूम किसका रूपांतरण है? सहपत्रों का रूपांतरण है। इसका मतलब उत्तर नंबर 2 आपका क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। अब इसमें कथन मैंने बताई, ग्लूम्स होते क्या है? आपके छोटे शुष्क शल्की सहपत्र होते हैं जो ग्रेमिनी कुल या पोएसी कुल से संबंधित है, गेहूं, घास या बाजरे में पाए जाते हैं। तो उत्तर नंबर 2 आपका राइट। अगला प्रश्न है सूरजमुखी कुल के रश्मि पुष्प में, अब जो सूरजमुखी कुल है उसके अंदर रश्मि, अब यहां सूरजमुखी कुल जब हम बात करेंगे, सूरजमुखी कुल का मतलब है एस्ट्रेसी या कंपोजिटी कुल। अब एस्ट्रेसी या कंपोजिटी कुल की बात करेंगे तो यहां आपका 3 प्रकार के पुष्प होते हैं। एक तो रश्मि, एक बिंब, एक तो होता है आपका रश्मि, जिसको इंग्लिश में भी याद रखना है रे फ्लोरेट, रे फेलोरेट। ठीक है। दूसरा होता है बिंब, जिसको अपने बोलते हैं डिस्क, डिस्क फ्लोरेट। क्या बोलते हैं? डिस्क फ्लोरेट। तीसरा होता है बंध्य, तीसरा क्या होता है? बंध्य। तीसरा होता है आपका बंध्य पुष्पक। क्या होता है? बंध्य पुष्प। अब देखो रश्मि या रे फ्लोरेट का मतलब क्या होता है? डिस्क। ये होते हैं आपके बंध्य। जो रे फ्लोरेट होते हैं ये होते हैं एक लिंगी। क्या होते हैं? एक लिंगी। ये होते हैं बिंब आपके क्या होते हैं? द्विलिंगी। तो बड़ा छोटा सा प्रश्न बनता है, अच्छा लेवल का प्रश्न है कि सूरजमुखी कुल के अंदर 3 प्रकार के पुष्प बनते हैं, जिसमें द्विलिंगी, एक लिंगी और बंध्य। अब कौन सा होगा द्विलिंगी, कौन सा होगा एक लिंगी? तो आपके जो रश्मि या रे फ्लोरेट है वो क्या होंगे? एक लिंगी होंगे। और बिंब जो फ्लोरेट है, डिस्क फ्लोरेट है, वो क्या होंगे? द्विलिंगी होंगे। तो यहां उत्तर होगा आपका एक लिंगी। कौन से पूछे इन्होंने? इन्होंने पूछे हैं रश्मि या रे फ्लोरेट क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। यदि ये बात करता किसकी? बिंब की, या ये बात करता डिस्क, डिस्क भी इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क,
ये क्या होते, द्विलिंगी होते। तो दोनों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर नंबर आपका हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न, पुष्प दलों से सुमेलित सही चयन आपको करना है। यहां है दल विन्यास, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर यह प्रश्न आया था दल विन्यास का। जब मैंने ये पेपर दिया था उस समय ये प्रश्न आया था दल विन्यास। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर ही ये दे रखा है, बड़ा आसान सा प्रश्न था, बिल्कुल इजी लेवल का पेपर था 2016 का। उसके अंदर इसको पूछा था, उन्होंने पूछा था, परिभाषा दी थी इनकी, शायद व्यावर्तित या कोरछादी में से एक की। लेकिन यहां से प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि दल, पुष्प दल विन्यास का मतलब होता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इंग्लिश शब्द भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। कई बार हम क्या है कि एस्टिवेशन कंफ्यूज हो जाते हैं। टर्मिनोलॉजी केवल बड़ी महत्वपूर्ण है इसकी, प्लांट फैमिली की, और इंग्लिश टर्म आप विशेष तौर से ध्यान रखें। एस्टिवेशन, इस आधार पर क्या होगा, पुष्प कली में, जो पुष्प कली है उसमें क्या होगा, बाह्य दल और दल के लगे रहने का जो क्रम है, बाह्य दल व दल के लगे रहने के क्रम को, लगे रहने के क्रम को अपने क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं या दल विन्यास कहते हैं। बहुत आसान सी परिभाषा है। हालांकि परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि बाह्य दल और दल किस क्रम में लगे रहते हैं, दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है, दोनों एक सीध के अंदर हैं, दोनों एक दूसरे को ढक रहे हैं, या दोनों एक दूसरे से ढके हुए हैं, कैसी स्थिति है, उस आधार पर उन्होंने 4 भागों में इनको बांटा है। मुख्य रूप से 3 भाग है, जैसे कोरस्पर्शी जिसको हम वेलवेट कहते हैं, दूसरा होता है व्यावर्तित जिसको हम ट्विस्टेड कहते हैं, तीसरा होता है कोरछादी जिसको हम इम्ब्रीगेट कहते हैं, और चौथा इम्ब्रीगेट का ही क्विंक्विशियल, चौथा क्या होता है, क्विंक्विशियल, जिसको इंग्लिश शब्द भी आपका ये दे रखा है क्विंकुंशियल। क्विंकुंशियल होता है आपका क्विंकुंशियल, ये आपको याद रखना। तो 4 आपके मुख्य रूप से प्रकार है, और कोरछादी के 2 प्रकार है। एक तो आपका है वेक्सिलरी और एक आपका है आरोही, जिसको असेंडिंग बोलते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग को अपने क्या बोलते हैं, वेक्सिलरी बोलते हैं। अब इन्होंने पूछा क्या है, पुष्प दलों के संबंध में इन्होंने एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं। यहां परिभाषा आपसे नहीं पूछी, केवल क्या पूछे हैं, एग्जाम्पल यहां से आपके पूछे गए हैं। तो एग्जाम्पल में आप क्या बताओगे, जैसे इन्होंने दे दिया कोरस्पर्शी, कोरस्पर्शी के अंदर आपको क्या बताना है कि एग्जाम्पल आपका क्या सही है क्या गलत है। जैसे इन्होंने दे दिया कोरस्पर्शी वेलवेट, तो यहां क्या है, कैलोट्रोपस में पाया जाता है, बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा है व्यावर्तित, व्यावर्तित किस में दे दिया इन्होंने, सेम या बीन में दे दिया, जो कि गलत है। व्यावर्तित आपका किसके अंतर्गत आता है, लगभग मालवेसी कुल के सदस्यों में कैसा होता है, व्यावर्तित या ट्विस्टेड होता है। तो ये कथन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा दे रखा है कोरछादी, कोरछादी किसमें होता है, केसिया में पाया जाता है, केसिया या कोरछादी के अंदर, तो ये भी कथन क्या है आपका, सही है। चौथा है वेक्सिलरी, और वेक्सिलरी आपको पता है किसमें पाया जाता है, मटर कुल के अंदर, मटर और बीन के अंदर ये पाया जाता है। तो ये कथन भी आपका क्या है, सही है। तो 1 नंबर और 4 नंबर कथन आपके क्या है, सही है। 1 नंबर और 4 नंबर कथन आपके क्या है, सही है। 1 नंबर और 3 नंबर आपके कथन क्या है, सही है। चौथा आपका गलत है, क्योंकि यहाँ वेक्सिलरी जो किसमें दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेक्सिलरी से प्रश्न आ सकता है। वेक्सिलरी का मतलब है एक अलग प्रकार का है, क्योंकि एक विशेष संरचना बनाता है। ये जो दल विन्यास है, ये अपने आप में एक विशेष स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। किस में पाया जाता है, मटर कुल में पाया जाता है, मटर के अंदर पाया जाता है। चौथा कथन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इन्होंने दे रखा है चाइना रोज, जो कि गलत है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 3, पहला और तीसरा। अब देखो यहां से परिभाषा भी पूछी जा सकती है भी, कौन सा कैसे व्यवस्थित होता है, दल विन्यास को ढकता है या ढके होते हैं या एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर आपसे परिभाषा प्लस आपसे एग्जाम्पल, प्लस आपको इनके चारों के नाम, एग्जाम्पल और परिभाषा याद करनी है। अपने आप में अंदर इंपॉर्टेंट है एस्टिवेशन, ठीक है। तो उत्तर नंबर आपका 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से लक्षण सोलेनेसी कुल के नहीं है। प्रश्न पूछा है, निम्न में से ऐसे कौन से लक्षण है जो सोलेनेसी कुल से संबंधित नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां, जब आपने देखा था कि पुष्पों का क्या होता है, 2 तरह से होता है, एक तो होता है पुष्पों का आसंजन और एक होता है पुष्पों का सहसंजन। तो यहां आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। तो यहां दे रखा है आपका एपिपेटल्स, देखो आप इसमें देखेंगे
तो कूल के जब लक्षण अपने देखते हैं तो यहां दे रखे एपीपेटल्स, इस टर्म को आप समझेंगे तो आपको पूरा आंसर आ जाएगा। एपीपेटल्स का मतलब क्या होता है? दल लगन, पुंकेसरों का दल से जुड़ना क्या कहलाता है? एपीपेटल्स। पुंकेसरों का परिदलों से जुड़ना क्या कहलाता है? एपीफाइलस। और दूसरा क्या है? पुंकेसरों का पुतंतु व परागकोश का केवल परागकोश जायांग से जुड़ना क्या कहलाता है? पुजायांगी कहलाता है। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं। यहां क्या दे रखा है? एपीपेटल्स, मतलब जब हम पढ़ते हैं पुंकेसरों का आसंजन, पुंकेसरों का आसंजन, इस आधार पर तीन प्रकार हैं इसके। क्या होगा? पुंकेसरों का तीन प्रकार हम कौन कौन से देखते हैं? एक तो देखते हैं दल लगन, दल लगन पुंकेसर। दूसरा हम देखते हैं परिदल लगन, परिदल लगन पुंकेसर। तीसरा अपने क्या देखते हैं? पूजायांगी, पूजायांगी, ये अपने देखते हैं। अब दल लगन का मतलब होता है एपीपेटल्स। दल लगन का क्या मतलब होता है? एपीपेटल्स। दूसरा होता है परिदल लगन, इसका अर्थ होता है एपीफाइलस, एपीफाइलस, ये कंडीशन होती है। और तीसरी कंडीशन होती है पूजायांगी, इसको अपने बोलते हैं गाइनेंड्रस, गाइनेंड्रस। अब ये कंडीशन पाई किस में जाती है? एपीपेटल्स हम किस में देखते हैं ज्यादातर? जिसमें अब आपको ये एग्जांपल ध्यान होगा कि यहां क्या होगा? पुंकेसरों का दल से जुड़ना, पुंकेसरों का क्या होगा? दल से जुड़ना। अब KCAG ऐसी कंडीशन अपने देखते हैं। ये रहा, पुंकेसर किससे जुड़ रहे हैं? दल से जुड़ रहे हैं। ये आपकी कैसी कंडीशन होगी? एपीपेटल्स कंडीशन होगी। दूसरी है परिदल, परिदल का मतलब पुंकेसरों का दलों से जुड़ना, तो ऐसी कंडीशन क्या हो जाएगी? परिदल आ जाएगी। तो यहाँ P बीच में आ जाएगा, मतलब ग्रेमिनिकूल के अंदर जैसा हमने देखा है, तो ये परिदल, परिदल हो जाएगा। और अगला है आपका जैसे लीलियसी कुल के अंदर, इनमें प्याज वगैरह में आता है ये, तो ये एग्जाम्पल दो इंपॉर्टेंट है आपके, लिली या ग्रेमिनी वगैरह में। लेकिन इससे अपने को क्या समझना है? अपने को ये टर्म समझनी थी एपीपेटल्स। तो इंग्लिश टर्म आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। पहला दे रखा है कि यहां आपका कौन सा कथन क्या है? सही नहीं है, कूल के, सोलेनेसी कूल के नहीं है। तो नहीं शब्द देखना है आपका, जो पहला है वही नहीं है, क्योंकि यहां जो एपीपेटल्स ठीक है, लेकिन सिंजिनेसियस जो पुमंग है वो इसमें नहीं पाए जाते। सिंजिनेसियस जो पुष्प की स्थिति है, सिंजिनेसियस अपने देखते हैं किसमें? आसंजन में नहीं, सहसंजन के अंदर। और हमने पहले देखा था सिंजिनेसियस का पाया जाना कंपोजिटी कुल की विशेषता है। किसकी विशेषता है? कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल की विशेषता है सिंजिनेसियस, जिसमें पुंकेसर न होकर, न पुतंतु होकर क्या होगा? परागकोश आपस में जुड़े रहते हैं, परागकोश आपस में जुड़े रहते हैं। वो इसका मतलब एक नंबर कथन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। इसके बाद दो नंबर बाइकार्पेलरी, मतलब द्विअंडपी, और सिनकार्पस मतलब आपस में युक्ताकोशी जिसको बोलते हैं, अंडाशय जुड़े रहते हैं। ये कंडीशन आपकी बिल्कुल सही है। द्विअंडपी होते हैं और सिनकार्पस अंडाशय पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा है अंडाशय के साथ अक्षीय प्लेसेंटेशन, ये भी है आपका अक्षीय मतलब एक्साइल, एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। तो आपका 2 नंबर और 3 नंबर क्या है? सही है। और 1, 4 और 5, अब 6 पुंकेसर 2 मेखलाओं में, पुंकेसर इसमें कितने होते हैं? 6 न होकर कम होते हैं संख्या में, 6 नहीं होते, 5 और ये लगभग ये 5, हाँ ठीक है, 5 पुंकेसर होते हैं, तो ये भी गलत हो गया आपका। और आगे है 5वां बाइकार्पेलरी सिनकार्पस इन, अगला है आपका 5 नंबर में। तो आपका यहां देखो क्या होगा? कुल में नहीं है, तो आपका एक तो पहला कथन गलत हो गया। इसके बाद आपका क्या है? चौथा कथन भी आपका क्या है? गलत है। और 5वां कथन भी आपका क्या है? गलत है। केवल 2 कथन सही हैं, दूसरा और तीसरा। अब 5वां अपने देखें, 5वां क्यों गलत है? बाइकार्पेलरी व सिनकार्पस इनफीरियर अंडाशय, इनफीरियर अंडाशय यहां नहीं पाया जाएगा, ऐसी कंडीशंस आप में नहीं है। ठीक है, बाइकार्पेलरी है, सिनकार्पस है, ये अपने देख लिया, मान ली बात सही है, लेकिन इनफीरियर स्थिति अंडाशय की यहां नहीं होगी, यहां सुपीरियर होगी।
तो ये कंडीशन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। थोड़ा सा प्रश्न के अंदर हो सकता है कंफ्यूज हो, क्योंकि यहाँ पूछा है सोलेनेसी कुल के नहीं है, तो हमें थोड़ा सा चुनाव करना मुश्किल है। आप पहले टिक लगा लें और उसके बाद ऐसे प्रश्न को हल करें। ऐसे प्रश्न कई बार आते हुए भी हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आपको आसंजन सहसंजन स्थिति पर विशेष, मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर आपको फ्लोवर की जो स्ट्रक्चर है वो पहले सीखनी है। आप फैमिली पढ़ने से पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोवर, इनफ्लोरोसेंस और फ्रूट, उनके बारे में आपको पहले जानना है। उसके बाद आपको क्या पढ़नी है, फैमिली पढ़नी है, क्योंकि फैमिली से पहले कुछ रूल्स है फैमिली के, वो सामान्य आपको जानकारी होनी चाहिए। अब अपने बढ़ते हैं आगे प्रश्न। वैक्सिलरी पुष्प दल विन्यास किस कुल की विशेषता है? वैक्सिलरी हमने देखा था अभी, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा था, इससे जो पहला प्रश्न था हमारा, जिसके अंतर्गत हमने दल विन्यास एस्टिवेशन के बारे में जाना था, उसका मतलब क्या था। दल विन्यास के बारे में अपने देखा था, जिसमें क्या होगी कि पुष्प चक्र के अंदर बाह्य दल और दलों का आपस में जुड़ना दल विन्यास कहलाता है। उसमें ये है वैक्सिलरी, तो वैक्सिलरी पुष्प दल विन्यास आपने अभी बताया था किसके अंतर्गत था, मटर कुल के अंतर्गत था। मटर को ही, मटर या बीन के अंदर पुष्प दल विन्यास ये पाया जाता है। कुल पूछ लिया तो ये क्या हो जाएगा, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। अब इसके 3 उपकुल होते हैं, पेपिलियोनेटी, सिजेल पिनोइडी, माइमियोइडी, ये 3 कुल इसके उपकुल हैं, तो इनको भी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मटर कुल के अंतर्गत। फेबेसी कुल के विशिष्ट लक्षण है। फेबेसी का मतलब होता है लेग्यूमिनेसी कुल के, इन्होंने विशिष्ट लक्षण पूछ लिए। भी आप ये बताओ कि फेबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल का जो विशिष्ट लक्षण है वो क्या है। तो यहाँ ऐसे जो फेबेसी कुल का विशिष्ट लक्षण, इनमें क्या होगा, एक व्यास समित द्विसंगी होंगे फेबेसी कुल। अब देखो संघीयता, संघीयता का मतलब आ गया किसमें, आपका सहसंजन के अंदर, और सहसंजन के अंदर हम देखते हैं एक संगी, द्विसंगी और बहुसंगी। तो एक संगी के अंदर अपने क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर संघीयता के अंदर अपने पढ़ते हैं एक संगी। एक संगी के अंदर अपन आता है मालवेसी कुल और आपका लेग्यूमिनेसी, मालवेसी और लेग्यूमिनेसी। द्विसंगी के अंदर आपका वापस पेपिलियोनेटी आ गया द्विसंगी, और बहुसंगी के अंदर अरंड और सिट्रस। तो इन्होंने पूछा है कि फेबेसी कुल के विशिष्ट लक्षण है, द्विसंगी होंगे, बिल्कुल होगा द्विसंगी इनके अंतर्गत, क्योंकि द्विसंगी के अंतर क्या आता है आपका पेपिलियोनेटी, जिसमें मटर और चना आता है, मटर कुल के अंदर ये वापस द्विसंगी हो गया। एक अंडपी ये होंगे और आपका एक व्यास संमित होंगे। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अब इनमें ये क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि पंच अंडपी दे रखा है, द्वि अंडपी दे रखा है, ये कथन नहीं होगा। अब यहाँ क्यों नहीं हो रहा, एक अंडपी दे रखा है, ये एक संगी नहीं है। तो ये विशेषताएं आपकी क्या, एक व्यास संमित होंगे, द्विसंगी होंगे और एक अंडपी होंगे। यदि एक संगी की बात करता था मालवेसी कुल की बात करते, बहुसंगी की यदि बात करता तो हम किसकी बात करते, अरंड और सिट्रस की बात करते। तो ये कथन भी आपका क्या है, 1 नंबर आंसर राइट। बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं, जब भी अपने संघीयता की या ससंजन की बात करते हैं, ध्यान से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। गाजर घास, जिसको हम सामान्य रूप से कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रश्न आया कि गाजर घास, या जिसको हम क्या कहते हैं, कांग्रेस घास। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गाजर घास है क्या। गाजर घास एक बीजपत्री पादपों के साथ उगने वाला सामान्य घास है। कई बार हम पादपों को जब खरपतवार नष्ट करते हैं पादपों के अंदर, तो उस समय में पता ही नहीं चल पाता कि ये पौधा है या घास है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गाजर के जो पत्ते हैं उस जैसा होता है ये गाजर घास। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस। क्या है, पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थिनियम क्या होता है, हिस्टेरोफोरस ये होता है। और इसमें क्या किस कुल की विशेषता है, ये हमारी पाई जाती है कुल किसके अंतर्गत, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल के अंतर्गत। कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल के अंतर्गत ये पाया जाता है। अब इसके जो परागकण हैं वो क्या करते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं, परागण। कई बार हम गेहूं के अंदर जब खरपतवार नष्ट करते हैं, हम गेहूं के अंदर चलते हैं, तो उस दौरान इसके जो परागकण हमारे शरीर पर लग जाते हैं और कई बार ऐसे खुजली सी होती है हमें,
और ये जो परागकण हमारे त्वचा पर लग कर क्या करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। प्रश्न आता है कि इन घास के द्वारा परागकणों के, किस घास के परागकणों द्वारा एलर्जी होती है, तो वो होता है आपका पार्थीनियम स्टेरोफोरस, जिसको हम गाजर घास, कांग्रेस घास कहते हैं। इसका संबंध कंपोजिटी या एस्ट्रेसिकूल से, इसका संबंध कंपोजिटी या एस्ट्रेसिकूल से होता है। तो उत्तर नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, कंपोजिटी, एस्ट्रेसिकूल, गाजर घास, पार्थीनियम स्टेरोफोरस। इस तरीके से आपको इसके कथन ध्यान में रखने हैं। इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आर्थिक महत्व से संबंधित कंपोजिटी ग्रेमिनिकूल से प्रश्न आता ही आता है। कपूर प्राप्त किया जाता है। कपूर आपको पता है कि एक तरह से औषधीय महत्व के रूप में अपने जब भी कोई पूजा पाठ होम वगैरह करते हैं तो आपने देखा कपूर की गोलियां यूज ली जाती है, उससे हम क्या है जलाते हैं उसको और उससे पूजा अर्चना के समय उसको काम में लेते हैं। तो औषधीय महत्व के रूप में भी काम आता है। इसका काम किससे प्राप्त किया जाता है, एक ब्लूमिया, एक पादप है ब्लूमिया से इसको प्राप्त किया जाता है। और ब्लूमिया आप सबको पता है कंपोजिटी कूल का पादप है ब्लूमिया, ब्लूमिया, जिस जात इसकी जातियों से क्या किया जाता है, कपूर प्राप्त किया जाता है। ब्लूमिया, ब्लूमिया से क्या किया जाता है, कपूर प्राप्त किया जाता है। ब्लूमिया एक जाति है पादपों की जिससे क्या किया जाता है, कपूर। और ये किस कूल से संबंधित है, ये भी आपका किस कूल से है, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कूल से संबंधित है। तो उत्तर नंबर आपका 2 राइट आंसर होगा। ग्रेमिनी के जो पुष्प होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, प्रश्नों का जो इंपॉर्टेंट, जब हम पुष्प पत्रों का निवेशन पढ़ते हैं, पुष्प पत्रों की तुलना जायांग की स्थिति बदलती है। पुष्प पत्रों का निवेशन, बात आ गई ना, पुष्प मैंने आपको बताया था, आगे हम बात करेंगे पुष्प पत्रों का निवेशन, पुष्प पत्रों का निवेशन। ये भी हमें विशेष तौर से पहले याद रखना है जब भी हम फैमिली पढ़ें। तो मैंने आपको बताया था पुष्प की सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। कई बार एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न आपका आता है और हमें हमारा प्रश्न ये गलत हो जाता है। तो इसे कैसे, पुष्प पत्रों का निवेशन क्या होगा, इसमें पुष्प चक्रों की तुलना में, जो पुष्प चक्र है उसकी तुलना में, पुष्प चक्रों की तुलना में जायांग की स्थिति बदलती है। किसकी स्थिति बदलती है, जायांग की स्थिति बदलती रहती है। जायांग की स्थिति बदलती है पुष्प चक्र। पुष्प चक्र आपने देखा होगा कौन से है, कैलिक्स है, कोरेला है, एंड्रोशियम है। कैलिक्स और कोरेला मुख्य रूप से पुष्प चक्र जो है, इसमें जायांग की स्थिति क्या है, बदलती है। इस आधार पर क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। जायांग की जो स्थिति बदलती है इस आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब जैसे हम पहले देखेंगे हाइपोगाइनस, 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 पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। अब हाइपोगाइनस का मतलब क्या होगा, हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि इसमें आपका जो अंडाशय होगा वो उधर्व होगा। अंडाशय क्या होगा, सुपीरियर होगा। अंडाशय की स्थिति केवल आपको ध्यान रखनी है, बाकी आपको ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। अंडाशय क्या होगा, सुपीरियर होगा। अंडाशय क्या होगा, हाफ इन्फीरियर होगा। अंडाशय क्या होगा, हाफ इन्फीरियर होगा, इन्फीरियर। और यहां अंडाशय क्या होगा, इन्फीरियर होगा। अंडाशय होगा इन्फीरियर। अंडाशय क्या होगा, इन्फीरियर होगा। यहाँ हाफ इन्फीरियर है, यहाँ क्या था, सुपीरियर था। हाफ इन। अब इन्होंने पूछा कि ग्रेमिनी के अंदर पुष्प क्या होंगे, ग्रेमिनी के अंदर जो पुष्प होंगे वो क्या होंगे, हाइपोगाइनस स्थिति होगी। ग्रेमिनी में जो पुष्प होंगे वो कैसे होंगे, हाइपोगाइनस होंगे। अब हाइपोगाइनस यदि होगा तो अंडाशय कैसा होगा, सुपीरियर होगा। यदि पेरीगाइनस होगा तो अंडाशय क्या होगा, हाफ इन्फीरियर होगा। यदि एपीगाइनस होगा तो अंडाशय क्या होगा, इन्फीरियर होगा। तो ये चीज भी आपको इसके साथ ध्यान में रखनी है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पुष्प पत्रों का निवेशन जिसमें जायांग की स्थिति बदलती रहती है। तो उत्तर नंबर 1 आपका क्या हो गया, जायांग धर या हाइपोगाइनस। आगे अगला प्रश्न, नींबू घास बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब भी हम ग्रेमिनी कुल की बात, हम यहां बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि नींबू जो है, नींबू घास जो है, जो वास्तविक रूप से क्या है हमारा। अब नींबू घास के बारे में हमें ऐसा लगेगा कि ये लगने में क्या है आपका कंपोजिटी कूल है, लेकिन वास्तविक रूप से ये क्या है, कंपोजिटी कूल नहीं है। हम 3 घास पढ़ते हैं,
एक तो हम पढ़ते हैं अदरक घास, देखते जाना, अदरक घास। एक हम पढ़ते हैं नींबू घास, क्या पढ़ते हैं, नींबू घास। और एक अपने पढ़ते हैं खस, खस आपने नाम सुना होगा, खस खस, ठीक है। अब देखो अदरक, अदरक घास, इसके वैज्ञानिक नाम अपने को बड़े इंपॉर्टेंट है, सिम्बोपोगन केसु, सिम्बोपोगन केसु, के आधा से यू केशु, ठीक है, सिम्बोपोगन केशु। दूसरा है नींबू घास, इसको भी अपने क्या बोलते हैं, सिम्बोपोगन फ्लेक्सनोसस, सिम्बोपोगन फ्लेक्सनोसस, फ्लेक्सनोसस। नींबू घास के अंदर आपका सिम्बोपोगन केसु, अदरक घास के अंदर सिम्बोपोगन केसु, ये है आपका सिम्बोपोगन फ्लेक्सस। इसके बाद आता है खस। अब खस का भी वैज्ञानिक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेटिवेरा जिंजेनोइड, वेटिवेरा जिंजेनोइड। अब देखो ये है हमारे तीन इंपॉर्टेंट, हमने पहले कांग्रेस घास या गाजर घास की बात की, वो कंपोजिट कुल से था, लेकिन अदरक घास, नींबू घास और खस, ये तीनों इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट से हैं। ये तीनों आपके किस में आते हैं, ये तीनों आपके आते हैं सिम्बोपोगन केसु, जिसको अदरक घास कहते हैं, नींबू घास जिसको सिम्बोपोगन फ्लेक्सनोसस कहते हैं, और आपका वेटिवेरा जिंजेनोइड कहते हैं, वेटिवेरा जिंजेनोइड कहते हैं। ये आपका किससे संबंधित है, खस घास है। ये तीनों के तीनों आपके किस में आते हैं, ग्रेमिनी कुल में आते हैं। तो मैंने आपको आज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के जो भी पार्ट बताए हैं वो सारे अपने आप में एक से एक चढ़कर है, एक से एक इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना है। इतना आप पढ़ लेते तो आपका यहां से प्रश्न गलत नहीं होगा। आज के वीडियो के अंदर हम कम से कम 2 प्रश्न सही करके आएंगे एग्जाम के अंदर, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं आएगा। केवल 25-30 प्रश्नों के अंदर हमें कितने प्रश्न मिल रहे हैं, 2, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर नंबर 1 का इसका क्या है, राइट आंसर है, नींबू घास ग्रेमिनी कुल से संबंधित है। अब अगला प्रश्न सेम उसी कड़ी से जुड़ा हुआ है। हमने अभी दल लगन, दल पुंकेसर के बारे में हमने बात की थी, संसंजन के बारे में। जब हम पुष्प की संरचना पढ़ते हैं तो उस कंडीशन के अंदर पुष्पों का क्या होता है, सहसंजन होता है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को सुमेलित करते हुए कूटों की सहायता से गलत उत्तर का आपको चयन यहां पे करना है। अब देखो पहला प्रश्न, मालवेसी कुल के अंदर जो संघीयता है, डेल्फिस है, उसमें कैसी पाई जाएगी, बहुसंगी नहीं पाए जाते। मालवेसी कुल के अंदर क्या होते हैं, एक संगी होते हैं। कपास, गुलमोहर, भिंडी, उनमें सब में क्या होते हैं, पुमंग, एक संगी होते हैं। कपास, गुलमोहर, भिंडी, इनमें क्या होगा, एक संगी होगा। तो पहला ही कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब सोलेनेसी में पुष्प जो होंगे वो कैसे होंगे, पंचतई, पेंटामर्स होंगे, पेंटामर्स। कंपोजिटी में रोम, गुच्छ, पेपस पाया जाता है। सबको पता है ग्रेमिनी का जो फल होता है वो कैसा होता है, कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। ये तीनों कथन सही, पहला गलत। ऑप्शन हमारा कैसा हो गया, पहला हो गया। किस प्रकार के पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष सदा वृद्धि करती है तथा पुष्प अग्रभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। मुख्य अक्ष कभी भी पुष्प में समाप्त नहीं होती, हमेशा आगे आगे वृद्धि करती रहती है। ये हमारी मुख्य अक्ष है। ये हमारे साइड की टहनियाँ, इनमें क्या लग जाएंगे, हमारे पुष्प लग जाएंगे। ये देखो, ये पुष्प में समाप्त हो गई, पुष्प में समाप्त हो गई, पुष्प में समाप्त हो गई। लेकिन ये जो मुख्य अक्ष है इसके ऊपर क्या होगा, पुष्प आपका नहीं लगेगा, सामान्य रूप से सीधी वृद्धि करती रहेगी। इस प्रकार के पुष्प क्रम को अग्रभिसारी क्रम कहते हैं। ये जो क्रम होता है अग्रभिसारी क्रम एक्रोपिटल प्रकार का होता है। इसके ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं, ऐसे पुष्प को हम एसिमाक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिमाक्सी या रेसिमोस प्रकार का पुष्पक्रम इसे कहते हैं। एसिमाक्सी बोल दो या रेसिमोस प्रकार का पुष्पक्रम आप इसको बोल सकते हो। उत्तर नंबर 1 आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। साइकोनस फल किस पुष्पक्रम से बनता है। साइकोनस जो फल है वो किस पुष्पक्रम से बनता है। अब जो पुष्पक्रम मैंने आपको बताया था, विशेष प्रकार के पुष्पक्रम हाइपेथोंडियम, कूट चक्रक,
और साइंथियम, ये तीनों क्या प्रकार के हैं, विशेष प्रकार के हैं। तो जो साइकोनस जो फल बनता है वो आपका हाइपेथोंडियम पुष्पक्रम की विशेषता है। किसकी विशेषता है? हाइपेथोंडियम पुष्पक्रम की विशेषता है। हाइपेथोंडियम पुष्पक्रम में कौन कौन से आएंगे, आपके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, बरगद है, पीपल है, अंजीर है, इन सब में क्या पाया जाता है? हाइपेथोंडियम पुष्पक्रम आपका पाया जाता है। तो उत्तर नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कूट चक्रक हमने लेमियेसी कुल के अंदर, तुलसी कुल के अंदर, लेमिएटी कुल के अंदर पाया जाता है। साइंथियम आप सबने देखा ही है, जिसके अंतर्गत नर पुष्पों की संख्या अनेक होती है, मादा पुष्प क्या होता है? संख्या में 1 होता है। मादा पुष्प संख्या में क्या होता है? 1, और नर पुष्पों की संख्या अधिक होती है, ऐसी हमने जानकारी ली थी। 1 नंबर उत्तर आपका क्या है? राइट है। दल पुंज व पुमंग एंड्रोशियम के बीच का पर्व क्या कहलाता है? ये कथन भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों आपको एक साथ याद करने हैं। ये विशेष प्रकार के क्या होते हैं? पर्व बनते हैं। जब पर्व कैसे बनेंगे? 4 चीजें क्रम से आपको याद रखनी है, कभी नहीं भूलोगे। एंथोपोर, एंड्रोफोर, गाइनोफोर, एंथोफोर, एंड्रोफोर, गाइनोफोर और गाइनेंड्रोफोर। गाइनेंड्रोफोर, एंथोफोर, एंड्रोफोर, गाइनोफोर, गाइनेंड्रोफोर, ये 3 आपके क्या, 4 आपके क्या आ गए? ये विशेष प्रकार के पर्व बनते। अब क्या होगा जब स्थिति एंथोपोर होगी? अब देखो क्रम से, कैलिक्स व कोरेला, कैलिक्स व कोरोला, कैलिक्स व कोरोला। अब कोरोला और एंड्रोसियम, कोरोला व एंड्रोसियम। अब आगे एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब एंड्रोसियम को ले लो आगे, एंड्रोसियम व गाइनोसियम। और यहां क्या होगा? एंथोफोर और एंड्रोफोर। लास्ट वाले में क्या आ जाएगा? एंथोफोर और एंड्रोफोर। पुमंगधर और जायांगधर, पहला है पुमंग दलधर और पुमंगधर और जायांगधर, मतलब एंड्रोफोर और गायनोफोर। अब हिंदी में भी देखेंगे, एंड्रोफोर प्लस गाइनोफोर, ये मिलकर बनाते हैं। अब जो पहली स्थिति एंथोफोर किससे मिलकर बनेगा? कैलिक्स और कोरेला से। एंड्रोफोर किससे मिलकर बनेगा? कोरोला और एंड्रोसियम से। ये एंड्रोसियम और गाइनोसियम से। गाइनेंड्रोफोर किससे बनेगा? एंड्रोफोर और गाइनोफोर से। एंड्रोफोर और गाइनोफोर दोनों से मिलकर बनता है। प्रश्न आता है कई बार, जैसे एग्जाम्पल भी आप ध्यान रख सकते हैं इसमें। पहले का साइलिन होगा, क्या एग्जाम्पल होगा? साइलिन, साइलिन। दूसरे का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा आपका पेसन पुष्प, पेसीफ्लोरा जिसको बोलते हैं, पेसीफ्लोरा। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं धीरे, बाकी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोई विशेष कंडीशन ध्यान रखनी। जैसे इनको बोला है दलपुंज व पुमंग के बीच का जो पर्व है। अब कोरोला और एंड्रोशियम, तो ये रहा कोरोला और एंड्रोशियम, क्या बनेगा? एंड्रोफोर बनेगा, एंथोफोर नहीं, एंड्रोफोर। उत्तर क्या होगा? एंड्रोफोर। एंड्रोफोर आपका यहां बनेगा। तो आपको ये स्थिति ध्यान रखनी है कि क्या बनेगा? एंड्रोफोर बनेगा। एंथोफोर, एंड्रोफोर, गाइनोफोर, गाइनेंड्रोफोर। तो ये क्या बनेगा? पुमंगधर या एंड्रोफोर बनेगा। उत्तर नंबर 2 आपका क्या है? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। हाइपेथोंडियम पुष्पक्रम के उदाहरण हैं बरगद, पीपल, अंजीर। ये तीनों के तीनों आपके किस में आते हैं? हाइपोथोंडियम पुष्पक्रम के अंतर्गत आते हैं। हाइपोथोंडियम पुष्पक्रम के आएंगे, बरगद है, पीपल है और अंजीर है। ये तीनों आपके हाइपोथोंडियम पुष्पक्रम के अंतर्गत आते हैं। यूफोरबिया आपका इसमें नहीं आता। उत्तर नंबर 1, 2, 3 होगा। यूफोरबिया आपका अलग है। यूफोरबियम साइंथियम में जब पढ़ते हैं तो यूफोरबिया आपका वहां आता है साइंथियम के अंदर। तो 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो गया। तो उत्तर नंबर 2 आपका क्या है? राइट।
अब ये हमारे समझने से संबंधित टर्म से आगे सीधे सीधे सवाल है, उनको आपको जल्दी से अपने निपटाते हैं। तिरछा अंडाशय का पाया जाना किसकी विशेषता है? सीधे थोट के प्रश्न है। हमें पता है कि सोलेनेसी कुल के पादपों के अंदर जो अंडाशय होता है वो तिरछा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेमिनोड सामान्यतः पाए जाते हैं। स्टेमिनोड का मतलब होता है बंध्य पुंकेसर। बंध्य पुंकेसर का पाया जाना लेग्यूमिनेस, जो फेबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल की विशेषता है। लेकिन लेग्यूमिनेसी के अंदर भी उपकुल कौन सा है? आपका उपकुल है सिजेल पिनोइडी। ये आपका लेग्यूमिनेसी के तीनों कुल हैं, जिसमें ये क्या है आपका फेबेसी। फेबेसी के अंदर आ जाएंगे तीनों। यदि सीधा पूछे तो बंध्य पुंकेसर किसमें होते हैं? फेबेसी में। और फेबेसी में भी किसमें होते हैं? सिजेल पिनोइडी के अंदर होते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पुंकेसर बंध्य होते हैं। कांग्रेस घास का संबंध किस कुल से है? इन्होंने पूछ लिया। तो हमने पहले घास जितनी सारी पढ़ी थी अलग अलग, लेकिन कांग्रेस जो घास थी वो किससे संबंधित थी? आपकी कंपोजिटी कुल से संबंधित होती है। पहले अपने देख चुके हैं इन प्रश्नों को, थोड़ी स्पीडली लेते हैं। कॉन्वोलुकेसी कुल में पुष्प जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ये समाक्षीय पुष्प होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, समाक्षीय या जाइगोमॉर्फिक न होकर क्या होते हैं? समाक्षीय होते हैं। एक व्यास समित भूव्यास वैसे अपने पढ़ते हैं तो उनमें क्या होता है? एक तो बोलते हैं अपने त्रिज्या सम्मित, जिसको तो बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। त्रिज्या सम्मित इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? त्रिज्या सम्मित। त्रिज्या सम्मित थोड़ा नाम अलग है, हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो गए, लेकिन इंग्लिश शब्द क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है। दूसरा होता है आपका एक व्यास सम्मित, जिसको अपने बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। ये क्या होता है? एक व्यास सम्मित होता है। ठीक है, आगे उत्तर नंबर आपका क्या है? 2 राइट आंसर है। अगला है हाइपोगाइनस पुष्प में अंडाशय। हमने अभी इसका पूरा वर्गीकरण देखा था कि जब कंडीशन क्या हो? हाइपोगाइनस हो, उस समय अंडाशय क्या होता है? आपका सुपीरियर होता है। अंडाशय क्या होता है? सुपीरियर होता है। अभी अपने एक बार देखें तो हाइपोगाइनस अपने देखें हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एक बार देखें एपीगाइनस। हाइपोगाइनस के अंदर अंडाशय क्या होगा? सुपीरियर। पेरीगाइनस के अंदर हाफ इन्फीरियर, और यहाँ क्या था? इन्फीरियर। इंपॉर्टेंट है एपीगाइनस, क्योंकि ये किससे है? कंपोजिटी कुल से संबंधित है। हाइपोगाइनस की जो स्थिति है वो सोलेनेसी वगैरह, मालवेसी वगैरह उन कुलों में पाया जाता है। और पेरीगाइनस आपका इसमें था गुलाब वगैरह में होता है क्या? पेरीगाइनस। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कैसा होगा? उद्धुरव या सुपीरियर होगा। अब देखो कुछ कोऑर्डिनेट से जुड़े हुए प्रश्न है, ये सीधे अपने बात करेंगे इनकी थोड़ा सा स्पीडली। केवल आपको थॉट्स के प्रश्न है, सीधे आपको उत्तर बताना है इनके अंदर, कुछ समझने वाली कोई ज़्यादा चीज़ें है नहीं। लंबी अस्थियों को खोखलापन व वायु निकास से जुड़ा होना किसका लक्षण है? अस्थियां लंबी होंगी, खोखली होंगी और वायु निकास उनमें होता रहेगा ताकि उनको उड़ने में मदद मिले। तो सबको पता एवीज का लक्षण है, पक्षियों का लक्षण है। 137 नंबर के अंदर क्या आएगा? पक्षियों का लक्षण। अब देखो स्तनी या सरीसृप तो उड़ने में काम करेंगे नहीं, तो क्या होंगे? पक्षी होंगे। पक्षी उड़ने के लिए अपनी जो पसलियां हैं, अस्थियां हैं, उनमें खोखलापन होता है और वायु उनसे अंदर क्या गुजर सकती है आराम से, तो वो क्या होगा? पक्षियों के अंदर होगा। सभी कशेरुकों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? पृष्ठीय खोखला केंद्रीय तंत्र। पृष्ठीय खोखला केंद्रीय तंत्र सभी में पाया जाता है। 4 कोष्ठी अदर सब में नहीं पाया जाता, क्योंकि कशेरुक हमारे क्या होते हैं? रेप्टिलिया भी होते हैं, एवीज भी होते हैं, मेमेलिया भी होते हैं, और आपकी मछलियां भी होती है। सब कशेरुकों में आते हैं, कशेरुकियों में आते हैं, कोर्डेट्स के अंदर आते हैं। लेकिन इनमें ये गिल्स दरारें भी सबके अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन पृष्ठीय खोखला केंद्रीय तंत्र का तंत्र सबके अंदर पाया जाता है। पक्षियों में उड़न पेशियां किससे जुड़ी रहती है? ये जुड़ी रहती हैं आपकी स्टर्नम कील से। स्टर्नम कील एक संरचना है जिससे क्या जुड़ी रहती है? उड़न पेशियां जुड़ी रहती हैं। प्रश्न आता है स्टर्नम कील से उड़न जो पेशियां किससे जुड़ी रहती है? स्टर्नम कील से जुड़ी रहती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किन जंतु युग्मों में जबड़े रहित मीन के अंतर्गत आते हैं, जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाता? साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत लैम्प्रे और हैगपीस। लैम्प्रे और हैगपीस क्या है? साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है, जिनके अंदर जो जबड़ा होता है वो नहीं पाया जाता, जबड़े रहित मीन है, और वास्तविक मछलियां भी ये नहीं है। तो उत्तर नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा।
स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलाते हुए सही क्रम का आपको चयन करना है और उनके लक्षण दे रखे हैं विशेष तौर से। बहुत आसान सा प्रश्न था। तो हम देखें उभयचर, उभयचर का मतलब होगा दोहरा आवास। इसके बाद है स्तनधारी, स्तनपाई या स्तनधारी जिनमें क्या पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके बाद है कॉन्ड्रियोकथीज, कॉन्ड्रियोकथीज का होगा उपास्थि से बनी होगी। इसके बाद है डी ओस्टियोकथीज, ओस्टियोकथीज में क्या पाएंगे, वायुकोष पाए जाएंगे। और उसके बाद है ई के अंदर होगा आपका साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा का मतलब है जबड़े रहित होंगी। और इसके बाद है पक्षी, बचा क्या, 4 वायु है अस्थियां। तो उत्तर नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आता है। ओस्टियोकथीज मछलियों के संबंध में, मछलियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओस्टियोकथीज कॉन्ट्रियोकथीज हम कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। एवीज, मेमेलिया और जो आपका रेप्टेलिया है उनके केवल आपको महत्वपूर्ण लक्षण याद करने, एग्जाम्पल वगैरह में आपको ज़्यादा फंसना नहीं है। इनमें ज़्यादातर लक्षण ही पूछे जाते हैं। इसके संबंध में सही कथन पूछा है ओस्टियोकथीज के संबंध में, तो आपका इनका मुख अग्र सतह पर स्थित होता है। उनका क्या होता है, पृष्ठ सिरे पर होता है, या उसको अग्र सिरा नहीं बोलकर अन्य नाम अपने देते हैं। इनका मुख क्या होता है, अग्र सिरे पर, किसका, ओस्टियोकथीज के अंतर्गत आता है। इनका बाह्य कंकाल साइक्लोइड टिनोइड का बना होता है, जिनका क्या होता है, प्लेकोइड सल्कों का बना होता है। इनमें वायुकोष पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। कथन 1, कथन 2, कथन 3 सही है। इनका अंतः कंकाल उपास्थियों का बना होता है, नहीं बना होता, अस्थियों का बना होता है। इसलिए कथन 1, 2, 3 ही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ग इनके सामान्य लक्षणों के साथ सुमेलित है। साइक्लोस्टोमेटा जबड़ों युग्मित पंखों का अभाव हुआ है, शरीर प्लेकोइड सल्कों से ढका होता है। इनके लक्षणों का सुमेलित नहीं है। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जबड़ों युक्त पंखों का अभाव ठीक है, तथा इनका शरीर प्लेकोइड सल्कों से ढका रहता है, गलत है। ओस्टियोकथीज 4 जोड़ी क्लोम एक प्रच्छन्न से ढके रहते हैं तथा त्वचा पर साइक्लोइड सल्क पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सरीसृप कर्ण पटल को दर्शाता है तथा निषेचन आंतरिक होता है, बिल्कुल सही है। पक्षी अंतः कंकाल पूर्णतः ओसीकृत होता है, ओष्ठियों का बना होता है। लंबी अस्थियां वायु गुहिकाओं से युक्त खोखली होते हैं, जिन्हें हम वायुवीय अस्थियां कहते हैं। ये कथन भी सही है। उत्तर नंबर 1 आपका क्या है, गलत है, नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना। कॉन्ड्रियोकथीज मछलियों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। कॉन्ड्रियोकथीज के संबंध में असत्य कथन आपका क्या होगा, इनमें अंतः कंकाल उपास्थियों का बना होता है। असत्य कथन का आपको चयन करना है। इनका जो अंतः कंकाल होता है वो उपास्थिल होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका है मुख अधर सतह पर स्थित होता है। इनकी त्वचा प्लेकोइड सल्कों की बनी होती है, बिल्कुल सही है। गिल्स ओपरकुलम से ढके नहीं होते हैं। चौथा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, एवीज के पक्ष संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। एवीज के संबंध में आपको दिए गए कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ये जंतु समतापी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनकी पूंछ में केवल तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, सही बात है। हृदय 4 पूर्ण प्रकोष्ठों का बना होता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इनकी मादा में केवल बाया अलिंद्य ही पाया जाता है। तो ये कथन भी क्या है आपका, सही है, सही है, सही है, सही है। पांचों के पांचों कथन क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, ट्राइमिथाइलएमीन ऑक्साइड किसका उत्सर्जी पदार्थ होता है। ट्राइमिथाइलएमीन ऑक्साइड समुद्री टीलियोस्टिलोमाई अस्थियों का क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। कशेरुकों के कौन से समूह में डाइकोंडाइलर करोटी पाई जाती है। केवल डाइकोंडाइलर का पाया जाना किसकी विशेषता, एम्फीबिया और मेमेलिया में डाइकोंडाइलर करोटी जो पाई जाती है। मोनोकोंडाइलर, डाइकोंडाइलर, डाइकोंडाइलर किसकी विशेषता, एम्फीबिया और मेमेलिया के अंदर। अगला प्रश्न है, पक्षियों में विष ग्रंथि बनी होती है, अंश मेखला से बनी होती है। पक्षियों की जो विष ग्रंथि है वो अंश मेखला से बनी होती है। किससे, अंश मेखला से बनी होती है। श्रोणी मेखला और अंश मेखला, विष ग्रंथि जो होती है वो किससे होती है, अंश मेखला से बनी होती है। भारत में कौन सी मछलियां मछली पालन के लिए उपयोग लाई जाती है। अच्छा प्रश्न है, दिखने में मछली पालन, कौन सी मछलियां जो ज्यादातर जिनका क्या है, मछली पालन किया जाता है। कौन सी ऐसी किस्में हैं, कौन सी ऐसी नस्लें हैं, कौन सी मछलियों के ऐसे प्रकार है, तो हम बोलेंगे कतला, शुद्ध जल में पाई जाने, लेबियो और सिरनियस। सिरहिनस, कतला और लेबियो ऐसी मछलियां हैं जिनका उपयोग भारत में मछली पालन हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ग मेमेलिया के जंतुओं को सेट कीजिए। तो वर्ग मेमेलिया के अंदर आपका व्हेल आएगा, ठीक है। इधर आपका पेंगुइन, व्हेल, कंगारू, चमगादड़ भी आएगा, कंगारू भी आएगा और गेंडा भी आएगा। तो यहाँ पेंगुइन नहीं आएगा,
यहाँ आपका शेर, चमगादड़, व्हेल, ऑस्ट्रिच नहीं आएगा, यहाँ आपका पेंगुइन नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ये चारों कथन क्या है, संग मैमेलिया से संबंधित है। तो ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आता है। तो ये था हमारा पेपर सॉल्यूशन नंबर 4 बायोलॉजी का, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा, आज महत्वपूर्ण उन 50 प्रश्नों पर चर्चा की जो आपके संबंधित हैं ग्रेड सेकंड से संबंधित, एग्जाम नॉन कोर डेटा और फैमिली से संबंधित। तो हमने पूरा प्रयास किया आपको सारे पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करने का, सॉल्यूशन किया भी है, और निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम के अंदर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।